नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले जानते हैं देश भर में कोरोना को लेकर अपडेट क्या कुछ है। तो कोरोना से अब तक 1075 लोगों की मौत हो चुकी है और इन सब के बीच पिछले 24 घंटे में 1823 नए केस सामने आए हैं। 60 साल से ज्यादा के मरीजों का डेथ रेशियो 51% है। बिहार में आज आए कोरोना के 6 नए मामले। बिहार में कुल 409 कोरोना पॉजिटिव मरीज। बिहार में 19 नोडल ऑफिसर नियुक्त। और इन सब के बीच बिहार का ग्राफ क्या कुछ रहा वो भी जरा आप देखिए। तो बिहार का बार ग्राफ आपको दिखा रहे हैं, जहां बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो क्या कुछ बयान कर रहे हैं वो जरा देखिए। 26 अप्रैल को 23 मरीज सामने आए कोरोना संक्रमित। 27 अप्रैल को 68 नए मरीज सामने आए। वहीं 28 अप्रैल को 22 मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई। 29 अप्रैल को 37 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। साथ ही 30 अप्रैल यानी कि आज के दिन 6 मरीज सामने आए हैं। मतलब 26 से 30 अप्रैल के बीच बिहार में कोरोना के 156 मामले सामने आए हैं। बिहार के बाहर फंसे लाखों लोगों और छात्रों को वापस लाना सरकारों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। बिहार के लाखों लोग बाहर फंसे हैं, लेकिन उन्हें लाने के लिए बसें नहीं हैं। सुशील मोदी ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की, लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि बसों के जरिए ही घर वापसी होगी। विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, नॉन स्टॉप ट्रेन, क्योंकि बिना स्पेशल ट्रेन से की व्यवस्था किए हुए बसों से लाना संभव नहीं होगा। बिहार के डिप्टी सीएम ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? क्यों केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन से हटकर बस की जगह ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं? तो जरा समझिए। एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख लोग बिहार वापस लौटना चाहते हैं, जबकि बिहार में सरकारी बसों की कुल संख्या महज 600 है और प्राइवेट बसों की संख्या करीब 15,000 है। सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक एक बस में 25 लोग बैठ सकते हैं, यानी सभी बसों को लगा भी दिया जाए तो लोगों को बाहर से लाने में महीनों लग जाएंगे। ऐसे में बस से कामगारों को वापस लाना मुमकिन नहीं दिखता। वैसे बिहार सहायता ऐप पर 27 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और बिहार सरकार ने 17 लाख लोगों को 1-1 हजार की सहायता राशि दी है। ये तो महज कुछ राज्यों के आंकड़े हैं। लिस्ट काफी लंबी है। देश भर में लाखों प्रवासी बिहारी कई प्रदेशों में रहते हैं, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री दावे कर रहे हैं कि सरकार ऐसे लोगों को वापस लाने में सक्षम है। सरकार सक्षम है, अपने लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये भ्रम की स्थिति नहीं बने पूरे देश के अंदर। बिहार हर स्थिति के निपटने के लिए सक्षम है। इन सब के बीच बिहार के डीजीपी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्ती से पेश आएगी। बॉर्डर पर जहां भी राज्य की सीमा है, सीमा पर हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। वहां पर उनके रहने खाने की व्यवस्था की है। छुप करके बिना अपना टेस्ट कराए गांव में लोग अगर जाएंगे, घर में जाएंगे, तो वो ठीक नहीं होगा। वो लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन है, इस पर वो कार्रवाई हो सकती है। जाहिर सी बात है, गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक कुछ शर्तों के साथ प्रवासी मजदूर और छात्र अपने प्रदेश वापस लौट सकेंगे, लेकिन शर्तों के साथ ही सवाल यही कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वापस कैसे लाया जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब जरा खबर को समझिए। तो बिहार आने वाले लोगों की राह आसान नहीं। लाखों लोगों को लाना फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। केंद्र ने सिर्फ बसों को परमिशन दी है। बिहार सरकार के पास पर्याप्त बस है नहीं। एक साथ लाखों लोग आ गए तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। लिहाजा सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि बस तो है नहीं, फिर आखिर बाहर फंसे लोगों को वापस कैसे लाया जाए।
आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिहार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। बिहार सरकार पर हमला करते हुए मनोज झा ने कहा कि आम लोग परेशान हैं, जबकि रसूखदारों के लिए कुछ भी संभव है। वहीं बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार से पलायन के लिए आरजेडी और कांग्रेस जिम्मेदार है। हमारे बिहार के लोग हैं, चाहे कोटा के छात्र हों या अलग अलग राज्यों में छात्र हों या प्रवासी मजदूर कहीं भी हों, उनके लिए इस प्रकार के उनको शब्दों में उलझाना ये कतई उचित नहीं लगता। भाव प्रदर्शित करना होगा और उसमें मुझको लगता अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कंजूसी दिखा रहे हैं। प्रवासी मजदूर के रूप में हिंदुस्तान के हर कोने में हैं, परेशानी झेल करके बेचारे मजदूर सब अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए गए हैं। कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ना कि उनको रोजी रोटी नहीं हुआ। तो ये स्थिति में बिहार को कौन लाया है? सत्ता का कौन भोग करने का काम किया? ये लुटेरे लोग, ये बेईमान लोग क्या बोलेंगे? जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि उन्होंने कोटा से छात्रों को बिहार वापस लाने के लिए 30 बसें भेज दी है और इस बारे में कोटा के कलेक्टर से बात हुई है, लेकिन प्रशासन 250 बस का इंतजाम करने पर ही छात्रों को वापस भेजने को तैयार है। पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर इस दरमियान जमकर हमला बोला। मैंने वहां पर 30 बस मैं लगवा चुका हूं और मेरा आग्रह कलेक्टर से था कि आप किसी भी परिस्थिति में लड़कियों को, बच्चियों को भेजिए। तो उनका कहना कि बच्ची भी कम से कम 100 बस से नीचे में नहीं होगा। तो ये परिस्थिति पैदा हुई जब बिहार सरकार के पास 600 बस सरकारी है, तो वो पूरी सरकारी बस पहले कोटा भेजे और बारी बारी से वो आप करे। डबल इंजन की सरकार है तो या तो ट्रेन लगवा दें, ट्रेन का पैसा फेयर भाड़ा सरकार दे। चलिए अब खबर को भी समझ लेते हैं। बिहार में इसी साल चुनाव है। विपक्ष कामगारों के मुद्दे को हवा देना चाहती है। केंद्र के फैसले के बाद विपक्ष बैकफुट पर है। इंतजाम के बहाने विपक्ष सरकार की संजीदगी पर सवाल उठा रहा है, जबकि हकीकत है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए किसी भी सरकार के लिए लाखों लोगों को लाना आसान नहीं। तो चलिए, गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद बाहर से आने वाले बिहारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सभी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में इसको लेकर खास टीम का गठन भी कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की हुई है कि हमारे बिहार के जो भी भाई बहन बिहार में आएंगे, उनको जो यहाँ पे आने के बाद उनकी स्क्रीनिंग करनी है या जांच करानी है, तो उसके लिए हमने जिलावार अपना टीम बना लिया है और उसकी रचना तैयार कर ली है। संख्या ज़्यादा है, जो बिहार से बाहर के छात्र हैं, मजदूर हैं या फिर अन्य लोग हैं, तो उसको लेकर विशेष टीम का गठन निश्चित रूप से एक अनुमानित संख्या के आधार पर ही योजना बनाई जाती है और स्वास्थ्य विभाग ने जो योजना बनाया है अनुमानित संख्या के आधार पर ही बनाया है। एक अनुमान आ रहा है कि अभी तक राज्य से बाहर रहने वाले कितने लोगों को आपदा विभाग से राहत की राशि भेजी गई है, उसमें से अनुमानित लोग आ सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पटना से एक अच्छी खबर है, जहां एनएमसीएच से एक साथ 17 मरीजों को छुट्टी मिली। स्वस्थ हुए मरीजों में 6 मुंगेर, 5 नालंदा, 4 सिवान के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक मरीज सिवान और पटना का है। तीसरे सैंपल की जांच में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी को उनके घर भेज दिया गया। मरीजों ने डॉक्टर्स को धन्यवाद कहा। एनएमसीएच से अब तक 51 कोरोना मरीज जो हैं वो ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इंतजाम बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर लोग हर वक्त आते थे, कोई ना कोई डॉक्टर आते रहते थे। हम लोग का हालचाल लेते रहते थे। खाने पीने का भी बढ़िया सुविधा था, किसी का कोई तकलीफ नहीं था। पानी का, ये का, चाय वाय सब हम लोग को मिलता था। बहुत अच्छे में रहे। ये तो अस्पताल के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे समय में जब दूसरे सेंटर्स में प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे सेंटर में अभी तक जो हम लोग आज इक्यावन पेशेंट 51 पेशेंट जो हम लोग कर रहे हैं उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं ठीक करके। एक भी हमारे यहाँ कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे पेशेंट ठीक होके जाएंगे। और ये ऐसा हमारी टीम के लिए, जो हमारी टीम काम कर रही है, उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस का बात है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल करेंगे समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह समीक्षा बैठक होगी।
कल सुबह 11 बजे से समीक्षा बैठक होगी। अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां कल सुबह 11 बजे समीक्षा बैठक होगी। अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रमंडलीय आयुक्त और रेंज के पुलिस महानिरीक्षक भी मौजूद रहेंगे। सभी जिले के डीएम भी मौजूद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात पर इस दरमियान चर्चा होगी। कोरोना संक्रमितों को राहत पहुंचाने के लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। बिहार के बाहर फंसे प्रदेश के लोगों के अब तक 28,29,000 आवेदन मिल चुके हैं, जिनमें से 17,69,000 आवेदकों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। जो भी बिहार के बाहर जरूरतमंद लोग हैं, फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण, उनकी सहायता के लिए जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता में 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति की राशि दी जा रही है सभी को। इसके अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो आज बढ़कर 28,29,000 हो गई है। कोरोना काल में सब परेशान हैं, क्या गरीब और क्या अमीर। लेकिन इस संकट के दौर में भी सियासी पार्टियों से जुड़े लोग राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। भले ही राहत सामग्री वितरण का निर्देश पार्टी की तरफ से आया हो, लेकिन फूड पैकेट पर नेताओं के फोटो लगाकर लोगों को सामग्री बांटी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। देश, दुनिया, शहर, गांव, हर तरफ कोरोना का संकट गहराया हुआ है। लोग परेशान हैं, अमीर, गरीब सब त्रस्त हैं। लेकिन कोरोना बंदी में भी सियासी पार्टियों से जुड़े लोग अपनी सियासत चमकाने में पीछे नहीं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जो संक्रमण के खतरे से इतर राजनीति से जुड़ी हैं। जरूरतमंदों को फूड पैकेट बांटे जाने की ये तस्वीर भागलपुर से आई है। देखिए कैसे राहत सामग्रियों से भरे इन बोरियों पर सियासी पार्टी का चिन्ह और नेताजी का फोटो चस्पा है। कमल छाप ये तस्वीर बताने के लिए कि हम ही हैं आपके सच्चे रहनुमा। गरीबों की मजबूरी पर राहत का मरहम लगाते युवा नेताजी का तर्क भी सुन लीजिए। ये सिर्फ कि मदद दिया जा रहा है, इसमें अभी इलेक्शन से जोड़ के इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक लोग हैं तो बस। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देखिए जो गोपालगंज से आई है। सदर प्रखंड के विशुनपुर बांध पर महादलित परिवारों के बीच जो राहत सामग्रियां बांटी जा रही हैं, देखिए उस पर नेताजी की फोटो चिपकी है। हाँ, इस बार इन राहत सामग्री की सियासी मार्केटिंग दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं। लालटेन छाप ये तस्वीर बोरियों पर लगा दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जो जेल में आज हैं, उनके आह्वान पर मेरे द्वारा यह राहत चीज बांटा जा रहा है। मेरा या राष्ट्रीय जनता दल का यह आह्वान है कि कोई भी व्यक्ति इस जिला में भूखा नहीं रहेगा। क्या खूब कहा है नेताजी। ये राहत सामग्री बांटकर क्या आप एहसान कर रहे हैं? गरीबों का रहनुमा बनना ही था तो इन फूड पैकेट पर पार्टी का सिंबल और खुद की तस्वीर छापे बगैर भी सामाजिक कार्य किए जा सकते थे। लेकिन नहीं, इन नेताओं को तो बस अपना चेहरा ही चमकाना है। वैसे भी बेचारी गरीब जनता को अभी आपकी सहानुभूति से ज्यादा पेट की भूख मिटानी जरूरी है। कुछ नहीं कह रहे, धन्यवाद कहकर आपके दिए अनाज ले रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपके हितों पर इनकी मजबूरी हर वक्त भारी नहीं पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश और भागलपुर से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना बंदी के बीच मुजफ्फरपुर में बागमती परियोजना के बेतुके फरमान से हजारों की आबादी परेशान है। बागमती परियोजना के अधिकारियों ने ग्रामीणों को 1 सप्ताह के भीतर जमीन दावा संबंधित सभी कागजात कार्यालय में जमा करने को कहा है।
भी है। इस एवज में सारा का पेपर लगाना है, खतियान, LPC, 1000 का स्टाम्प, ये सब लगाना है। तो कोरोना में तो रसीद तो कटबे नहीं करता है। दिक्कत यही है, जो मेरे घर का जो नापी करके ले गए तो बिल्कुल कम 1.5 डिसमिल में किए हैं, जबकि 15 डिसमिल में मेरा घर है। 41 डिसमिल रकबा है। बोलते हैं सुधार करने के लिए, बोलते हैं कहीं कुछ नहीं होगा, जो है वही पेमेंट मिलेगा। बागमती परियोजना 1965 में लाई गई थी। कटरा इलाके में लखनदेई नदी और बागमती नदी की धारा को 3 किलोमीटर के पेटी में दोनों छोर पर तटबंध का निर्माण करना है। मुजफ्फरपुर में साल 2007 से ही बागमती परियोजना की ओर से औराई, कटरा और गायघाट के कुछ हिस्से में तटबंध निर्माण का काम चल रहा है। औराई प्रखंड के उत्तरी और दक्षिणी तटबंध का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन वहां के लोगों को मुआवजा देने, तटबंध के बाहर जमीन अधिग्रहण कर फिर से गांव बसाने का काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसके उलट मुआवजे की मांग करने वाले विस्थापित संघर्ष मोर्चा के लोगों पर धारा 302 जैसी धाराओं में नामजद आरोपी तक बना दिया गया है। ये तो आज नोटिस, फर्स्ट नोटिस हो रहा है गंगिया को। इससे पहले नवादा जहां आप खड़ा हैं, इसका नोटिस 14 में हुआ, 16 में हुआ फाइनल। उससे पहले 14 से नोटिस है, लेकिन फाइनल पैसा भुगतान के लिए 16 में हुआ। आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ। सबका मूल्यांकन लग चुका है और केवल उसको नोटिस करना था। उधर बागमती परियोजना रून्नी सैदपुर सीतामढ़ी के कार्यपालक अभियंता का कहना है कि उन पर ग्रामीणों की ओर से जल्द भुगतान करने का दबाव था, जिसकी वजह से आनन फानन में नोटिस निकाला गया। हालांकि तय समय सीमा के बाद भी जमीन के कागजात जमा करा सकते हैं। नोटिस जब दिया गया तो उसमें तो ठीक है 15 दिनों का टाइम दिया गया है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 15 दिन में ही दे दें। जिनके पास अवेलेबल है वो कागजात जमा कर दें और जिनके पास नहीं है वो बाद में ही जमा कर सकते हैं। लोगों को आपत्ति इस बात की हो रही है कि परियोजना द्वारा 2014, 2016 सहित कई वर्षों में गंगिया गांव के आसपास के गांव में, नवादा और दूसरे गांव में नोटिस सर्व कराया गया, लेकिन आज तक कंपनसेशन का भुगतान ग्रामीणों को नहीं हुआ। लेकिन कोरोना बंदी के बीच 1 सप्ताह में ही सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के पीछे आखिर क्या मंशा है अधिकारियों की, इससे ग्रामीण परेशान हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 कटरा, मुजफ्फरपुर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां बिहार में मिले हैं 13 और कोरोना पॉजिटिव मरीज। बिहार में मरीजों का आंकड़ा इसी के साथ बढ़कर पहुंचा 422। रोहतास के 9 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। पटना के 2 नए इलाकों में भी कोरोना मरीज मिले हैं और इसी के साथ आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश कोरोना काल से जूझ रहा है, लेकिन गरीबों को अनाज वितरण के मामले पर केंद्र और बिहार सरकार आमने सामने है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार के लाखों लोगों तक राशन नहीं पहुंचने पर चिंता क्या जताई। बिहार सरकार ने आंकड़े जारी कर अनाज का कोटा बढ़ाने की मांग केंद्र से कर डाली है। विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है और गरीब अनाज के दाने को मोहताज। कोरोना संकट के बीच अनाज और राशन वितरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने आ गई हैं। दरअसल केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार में राशन कार्ड से वंचित करीब 14 लाख लोगों को लेकर चिंता जताई थी, जिसकी पुष्टि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी हफ्ते भर पहले की थी। पहले सुनिए वो बयान। लगभग 14.5 लाख लोग ऐसे हैं जिसको इस योजना का लाभ मिल सकता है, पर वो इस लाभ से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार से अभी तक उन लाभार्थियों की सूची बनाकर केंद्र सरकार को सौंपी नहीं गई। बस क्या था, बिहार ने केंद्र से अनाज का आवंटन बढ़ाने की मांग कर डाली। प्रदेश के खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर बिहार के 1.5 करोड़ लोगों के लिए अनाज का कोटा बढ़ाकर 75,000 टन किए जाने की मांग की। बिहार सरकार के दूसरे मंत्री अशोक चौधरी ने भी रामविलास पासवान से इसे लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई है। और 30 लाख परिवार के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ लोग बनते हैं। उस लिहाज से जो भी हम लोग को लगभग 11 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाना है। हम लोगों ने पूरा समीक्षा करके, आकलन करके और उच्च स्तरीय हम लोगों ने सहमति प्राप्त करके माननीय केंद्रीय मंत्री जी को सारा जो है सो लिखित में हम लोगों ने भेज दिया। और निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी क्योंकि बिहार से हैं और बिहार की स्थिति परिस्थिति को भली भांति समझते हैं, तो इसलिए बहुत जल्द निर्णय होगा और जल्द से जल्द भारत सरकार से जो हम लोगों का 30 लाख लोगों का जो
राशन कार्ड का जो नया राशन कार्ड बनने हैं, जो परिवार छूटे हुए हैं, उनको इंक्लूड करके लोग भेजेंगे। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस और राजद ने एक सुर में कहा है कि यदि नीतीश सरकार गरीबों को अनाज मुहैया नहीं करा सकती तो फिर इस्तीफा दे दे सरकार। गरीब की चिंता आपको नहीं है। कल तक आप कहते थे कि हमारे यहाँ पर्याप्त है, गरीब के लिए हम राशन देंगे, जिनको कार्ड नहीं है उनको भी देने का काम करेंगे। और उन्हीं के एनडीए के लोग बयानबाजी किए कि 14 लाख समथिंग, हमने कहा था 20 लाख। तो आज आप हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं और केंद्र के हाथ में गेंद उनके पाली में गेंद दे रहे हैं? तो बिना राशन कार्ड वालों को राशन देने के मामले में अब बिहार सरकार ने गेंद केंद्र के पाले में फेंक दी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के रुख पर अब ये निर्भर करता है कि बिहार सरकार के लिए अनाज का कोटा बढ़ाया जाता है या फिर अनाज के दाने के बीच गरीबों की आवाज यूं ही सियासत की भेंट चढ़ती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से विनीत और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।